सेल्स टैक्स की फिर आप लोगों ने वो 3 वीडियोस जो हैं वो लाजमी कंप्लीट कर लेनी है। उसमें पहली वीडियो में डिस्कशन है मोस्टली कि सेल टैक्स क्या होता है, इसको इंडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है। सेकंड वीडियो में भी आई गेस डिस्कशन ही है, यह सप्लाई चेन क्या होती है। थर्ड वीडियो में कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, और उसमें से भी डेफिनेशन सिर्फ सप्लाई की डेफिनेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी एज सच कोई इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। गुड्स की नहीं डेफिनेशन? अच्छा चले, सप्लाई चेन करके वापस गुड्स में आते हैं। सप्लाई चेन में सबसे पहले हमारे पास कौन आएगा? इंपोर्टर आएगा। इंपोर्टर कौन होता है? हाँ, जो बाहर से मुल्क में चीज़ लेके आ रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंपोर्टर। देखिए इंपोर्ट से रिलेटेड ना जो हमारे असूल हैं वो है कस्टम, और कस्टम जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंपोर्टर के पर्सपेक्टिव पे आपने दो चीज़ें याद रखनी है। एक होता है हमारे पास कमर्शियल इंपोर्टर, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन कमर्शियल इंपोर्टर। रिमेंबर, कमर्शियल इंपोर्टर वो है जो गुड्स को इंपोर्ट करेगा और सेल करेगा। क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा और सेल करेगा। और नॉन कमर्शियल इंपोर्टर वो होता है जो गुड्स को या रॉ मटेरियल को इंपोर्ट तो करेगा लेकिन सेल नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? खुद ही इस्तेमाल कर रहा होगा। नॉन कमर्शियल इंपोर्टर ये होता है फॉर पर्सनल यूज़। आपकी फैक्ट्री है, आप इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप कौन है? नॉन कमर्शियल इंपोर्टर है। सिर्फ ये पता होना चाहिए, आगे जाके हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन वाला एरिया, वहाँ जाके हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जी इसमें टैक्स पे करना होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ याद रखनी है कि हमने जब भी पेपर में इंपोर्ट का जिक्र होगा, जब भी पेपर में क्या जिक्र होगा? इंपोर्ट का, हमने एक चीज़ हमेशा क्या करनी है? एज्यूम करनी है, और वो क्या है कि इंपोर्ट जो है वो हमेशा इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होती है। इंपोर्ट क्या होता है? हमेशा इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी होती है। क्या होती है? हमेशा इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी होती है। मतलब अगर वो हमें इंपोर्ट की वैल्यू गिवन करता है कि जी आपने इंपोर्ट की है, इसकी कीमत जो है 1,00,000 रुपया है, यू हैव टू एज्यूम इस 1,00,000 में कस्टम ड्यूटी क्या है? ऐड है। ठीक है? अदरवाइज होता क्या है कस्टम ड्यूटी में? हम लगाते हैं 1,00,000 रुपये की इंपोर्ट की है, इसमें 20% हम कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे, ये हो जाएगी 20,000, और मतलब गुड्स हमारी बनती हैं 1,20,000 की। फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं? सेल टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। हमने ये चीज़ एज्यूम नहीं करनी। हमें पेपर में जहाँ पे भी इंपोर्ट का वर्ड लिखा होगा, हमने क्या एज्यूम करना है कि कस्टम ड्यूटी क्या है, इसमें शामिल है, इसमें ऐड है। ये चीज़ आपने बस याद रखनी है। और इंपोर्टर हमारे पास दो तरह के हैं, एक है कमर्शियल इंपोर्टर और दूसरा कौन सा है? नॉन कमर्शियल। कमर्शियल इंपोर्टर क्या होगा? जो इंपोर्ट करके बेचेगा। और नॉन कमर्शियल इंपोर्टर कौन होगा? जो इंपोर्ट करके पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को इस्तेमाल जो है वो कर रहा होगा। कस्टम सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हमें इसको इंक्लूसिव ऑफ वही लेकर ट्रीट करना होता है। ठीक है? अब इंपोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट की हैं, गुड्स इंपोर्ट करने के बाद किसको देगा? मैन्युफैक्चरर को। अगर इसने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है, किसको देगा? मैन्युफैक्चरर को दे रहा होगा। तो इंपोर्टर के बाद कौन आएगा हमारे पास? नंबर 2 पे मैन्युफैक्चरर। कौन आएगा? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? बनाने वाला, प्रोड्यूसर, ठीक है, असेंबलर।
अब मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन कौन सी है? रिमेंबर, ये वो पर्सन है जो गुड्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, चाहे इसका अपना रॉ मटेरियल है या नहीं है, चाहे इसका अपना रॉ मटेरियल है या नहीं है, बट वो गुड्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जिसे हम क्या कह रहे होंगे? मैन्युफैक्चर कह रहे होंगे। जैसे ख़वातीन दुपट्टा लेके आती हैं, इनका होता है, इनको पसंद नहीं आता, क्या करती हैं? उसको डाई करवाने पहुंच जाती हैं। ऐसा है कि नहीं? अब जो बंदा डाई कर रहा है, क्या दुपट्टा उसका है? दुपट्टा किनका है? ख़वातीन का। कलर भी इनकी मर्जी का, बट वो इनके कहने के ऊपर डाई करके दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरर कहला रहा होगा। तो मैन्युफैक्चर के लिए क्या है कि आपने गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करनी है, आपने गुड्स बनानी है, चाहे आप अपना रॉ मटेरियल लेके आओ, चाहे आपका रॉ मटेरियल ना हो, किसी और के कहने पर मैन्युफैक्चर कर दो, आप मैन्युफैक्चर ही क्या होंगे? कंसिडर हो रहे होंगे। ठीक है। एंड इंक्लूड्स, इसमें क्या कुछ शामिल होगा? अ पर्सन हु बाय एनी प्रोसेस, किसी भी अमल से क्या कर रहा है, किसी भी ऑपरेशन से क्या कर रहा है? असेंबल, चीज़ों को बना रहा है, मिक्सेस, मिक्सिंग कर रहा है, कटिंग कर रहा है, डाइल्यूट कर रहा है। डाइल्यूटिंग क्या होती है? पानी डालना। गुजर क्या करते हैं? गुजर मैन्युफैक्चरर हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? पानी में दूध डाल रहे होते हैं, दूध में पानी नहीं, पानी में दूध डाल के बेच रहे होते हैं। उसके अलावा बॉटलिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग या इस मैनर में गुड्स बना कर देना, ये सारा क्या होगा? मैन्युफैक्चरर कंसीडर हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट तो था, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट से हमें समझ आती है कि यार ठीक है, आप क्या कर रहे हो? असेंबल कर रहे हो। असेंबल का मतलब क्या है यार? फॉर एग्जांपल ये फ्रेम लेके आए हैं, फॉर्म लेके आए हैं, लकड़ी लेके आए हैं, सारी कटी हुई है, जोड़ के कुर्सी बना के भेजी, असेंबलिंग कहलाती है। जो कैसे कुर्सी बना के भेजेगा वो क्या होगा? मैन्युफैक्चर ही कंसिडर हो रहा होगा। पाकिस्तान में गाड़ियाँ क्या होती हैं? असेंबल होती हैं। बाइक्स क्या होती हैं? असेंबल होती हैं। असेंबली यहाँ पे आ रही होती है, तो मैन्युफैक्चरर है, मिक्स कर रहे हैं। कल को एक लम्स ग्रेजुएट को आता है जी स्टार्टअप आइडिया कि हमने सब्जियां नहीं बेचनी, हम सब्जियों को मिक्स करके बेचेंगे, काट के अचार बना के बेचेंगे, तो यही कहते हैं। अब लम्स ग्रेजुएट के आइडियाज़ क्या होते हैं? एक प्रॉब्लम है ही नहीं, वो खुद से उसको प्रॉब्लम क्रिएट करके उसका वो देते हैं सोल्यूशन, जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है, तो वो भी क्या है? मैन्युफैक्चर। या वो कहें जी हमने डाइस्ड कट वेजिटेबल मिक्सेस विद विनीगर करके बेचेंगे, तो अचार बेच रहे हैं ना, बट वो क्या कहलाएंगे? मैन्युफैक्चर ही कहला रहे होंगे। डाइल्यूटिंग, गुजर ब्रादरी, बॉटलिंग, पैकेजिंग करके बेच रहे हैं, रीपैकिंग, सारा क्या होगा? मैन्युफैक्चर कहला रहा होगा। ये समझ आता है। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर के लिए है। मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरर जो है हिमसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव से। क्यों? कौन बताएगा? बताएं। सप्लाई के डेफिनेशन में आई गेस हम डिस्कस करके आए थे, मैंने बड़ा बताया था वहां पे कि दैट्स व्हाई मैन्युफैक्चर इज इंपॉर्टेंट। याद है? क्या था? याद है? बड़ा एम्फसाइज इस पॉइंट पे किया था कि पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज गुड्स प्रोड्यूस, ये पॉइंट किसके लिए था? मैन्युफैक्चर के लिए। कि अगर मैन्युफैक्चरर ड्राइंग्स करेगा, मैन्युफैक्चर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए गुड्स को इस्तेमाल करेगा, तो तब ही वो क्या होगी? सप्लाई कंसीडर होगी। डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह करेगा तो वो सप्लाई कंसीडर नहीं होगी। तो हम वहाँ भी पढ़ के आए थे कि मैन्युफैक्चरर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद है? अगर आप लोगों ने 1.25x पे क्लास ना ली होती, आप लोगों को समझ आई होती क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने भूलना नहीं है। अब वहाँ पे मैन्युफैक्चर के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट था, अब यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर के पर्सपेक्टिव पे ही बात हो रही है। क्या कि एक बंदा जो मैन्युफैक्चरर है, क्या है? मैन्युफैक्चरर है, बैंकरप्ट हो गया। क्या हो गया? बैंकरप्ट।
या उसने क्या कर दी है, लिक्विडेशन फाइल कर दिया कि यार ठीक है लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, अब मैं अपना कारोबार जो है वो तबाह कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। अभी आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे आगे जाके तो आप वहाँ पे प्रॉपर लिक्विडेशन का अमल पढ़ेंगे, बैंक्रप्सी का अमल पढ़ेंगे, कोर्ट अपॉइंट होता है, कोर्ट आता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट किया जाता है, वो बंदा आके पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेता है, फिर वो बैठता है तमाम एसेट्स वगैरह बेच रहा होता है, तो वो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है। रिमेंबर, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर जो क्या हो रहा है, बैंकरप्ट हो रहा है, तो क्या किया जाएगा, कोई बंदा असाइन किया जाएगा, या कोई ट्रस्टी जो है वो लगा दिया जाएगा, या कोई लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा लीगली तौर पे, जो क्या करेगा, इस मैन्युफैक्चरर के जो एसेट्स हैं वो क्या करेगा, डिस्पोज ऑफ करेगा अंडर फिड्यूशरी कैपेसिटी। फिड्यूशरी कहते हैं लीगल, कानूनी हैसियत से क्या करेगा, वो ये डिस्पोज ऑफ करके दे रहा होगा। ऐसे बंदे को भी हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरर कह रहे होंगे। ये सिर्फ किसके लिए है, मैन्युफैक्चरर के लिए है। एक पॉइंट किसके लिए है, मैन्युफैक्चरर के लिए, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास कोई पेटेंट्स, कोई प्रॉपर्टी राइट है, या कोई भी राइट्स हैं गुड्स मैन्युफैक्चर करने के, चाहे वो उनको इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा, चाहे उसने किसी को रेंट पे दिए हुए, चाहे उसके राइट्स कोई और इस्तेमाल कर रहा है, वो भी बंदा क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चर ही कंसीडर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है हमारी मैन्युफैक्चरर की, मैन्युफैक्चर क्या होता है और क्या नहीं होता। मैन्युफैक्चरर उसके अलावा वो तमाम लोग जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर का हम एक्सपोर्टर कह रहे होते हैं। अब इस मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टर में ना, यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग में आता है वर्ड टॉल मैन्युफैक्चरर का, वो हमने वहाँ भी डिस्कस किया था। टॉल मैन्युफैक्चर क्या होते हैं, बेसिकली ये वो मैन्युफैक्चर है जिनके पास अपना कुछ नहीं है, बट किसी और के कहने पे गुड्स क्या कर रहे होते हैं, बना के दे रहे होते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, टॉल मैन्युफैक्चर। जैसे पब्लिशर्स वगैरह होते हैं, टॉल मैन्युफैक्चर है। किताब आतिफ आब्दी की है, पब्लिशर कोई और है, कागज़ किसी और का है, बना कोई और दे रहा है, तो जो बना के दे रहा है वो क्या होगा, टॉल मैन्युफैक्चर के। आउटसोर्सिंग तो की जाती है, जो करके दे रहा है वो टॉल मैन्युफैक्चरर है। इसको ज़रा पढ़ने एग्जाम्पल को, आपको समझ आ रहा है कि टॉल मैन्युफैक्चर क्या होता है, फिर हम आगे चलते हैं। काश आप लोग लेक्चर कंप्लीट करके आए होते, मायूस कर दिए इसने। हाँ, अगर आता होता ना। हाँ भाई क्लियर है। आज मैं कम पढ़ा रहा हूँ इसी वजह से, बिकॉज अब जाके अपने लेक्चर कंप्लीट करके हैं। एटलीस्ट कोई नहीं तो जो लेक्चर नंबर 6 था ना, वो ही देख लेना। इसके बाद है मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूस। मैन्युफैक्चरर है जो करके देने वाला है। मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने क्या मतलब है, उसको देखना है। मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी आर्टिकल को हमने किसी दूसरे आर्टिकल में चेंज कर दिया। प्लास्टिक लेके आए हैं, उससे ये पेन बना दिया, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। लोहा लेके आए हैं, चेयर बना दिया है, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। या कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने किसी आर्टिकल को इतना चेंज कर दिया है कि उसका यूज़ ही क्या हो गया है, टोटली डिफरेंट हो गया। लकड़ी लेके आते हैं, वो दरख्त है, उसका ये बोर्ड बना दिए तो यूज़ चेंज हो गया, तो ये भी क्या होगा, हमारा मैन्युफैक्चर कहला रहा होगा। या कोई भी ऐसा प्रोसेस जो किसी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के साथ इंसिडेंटल है। डिस्टिलेशन पढ़ी होगी आप लोगों ने केमिस्ट्री में, इंटरमीडिएट में, याद है, जिसमें मैट्रिक में पढ़ी होगी डिस्टिलेशन, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में है, जिसमें आप क्या बना रहे होते हैं, पेट्रोल बना रहे होते हैं, बट पेट्रोल के साथ आपका कोल टार, डीजल, वो जो है कैरोसिन बन रहा होता है, वो जो बायर प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं ना आपके, वो भी क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर ही कंसिडर हो रहे होते हैं। उसके अलावा प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी, इनग्रेविंग, मतलब एक बंदा मर जाता है,
उसकी कब्र पे जो उसका होता है कुतबा वो इनग्रेव हो रहा है आखिरी आरामगाह लिख के, तो जो करके दे रहा है वो भी क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंसीडर होगा। क्या कर रहे हो जी, मुर्दे में, सॉरी मुर्दों में घर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो वो मैन्युफैक्चर कहला रहा होगा। फिर असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बॉटलिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग, ये सारा कुछ क्या आता है हमारा मैन्युफैक्चर में कंसीडर हो रहा है। यस, एक भी कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एक नई चीज़ का पार्ट बन रहे हैं, तो वो आपका क्या कहला रहा होगा, मैन्युफैक्चर कहला रहा होगा। ठीक है, गुड्स रह गया था। गुड्स का मतलब क्या होता है, ये बताएगा? चीज़ें, चीज़ियाँ। अब टैक्स लगाना है हमने, टैक्स किस पे लगाएंगे? सबसे पहला सवाल है टैक्स किस चीज़ पे लगेगा। देखें, हमने सबसे पहले लगाना है सेल्स टैक्स, नंबर 1। अब क्वेश्चन है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं क्या वो गुड्स हैं भी कि नहीं। अगर वो गुड्स हैं तो कहानी आगे चलेगी, अगर गुड्स नहीं है तो कहानी क्या हो गई, ख़त्म, टैक्स आगे चलना ही नहीं है जी। वो गुड्स हैं, ओके, क्या गुड्स सप्लाई हुई हैं या नहीं, कहानी चलेगी फिर दो जगह पे, सप्लाई हुई हैं, सप्लाई नहीं हुई। अगर गुड्स भी हैं, सप्लाई नहीं हुई, सेल्स टैक्स नहीं लग सकता। अगर सप्लाई हुई है तब भी देखेंगे एक्टिविटी, टैक्सेबल एक्टिविटी थी या नहीं। अगर टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं थी, सेल्स टैक्स नहीं लग सकता। जैसे बाप बेटे गिफ्ट करता है, वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, टैक्स नहीं लग सकता। लेकिन अगर टैक्सेबल एक्टिविटी भी थी, फिर क्या होगा, उसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो हम चार्ज कर रहे होंगे। तो किसी भी ट्रांजैक्शन पे हमने टैक्स लगा देना, हम क्या देखते हैं सबसे पहले, क्या वो गुड्स हैं, जी हैं, सप्लाई हुई है, जी हुई है, जिस एक्टिविटी में हुई है वो टैक्सेबल थी, जी थी, क्या करेंगे, सेल्स टैक्स जो है वो हम लगा देंगे। गॉट इट। अब गुड्स क्या होती हैं, चीज़ें ऐसे ही हैं जिनके टैक्स लगेगा। अब गुड्स में क्या कुछ आएगा, गुड्स में शामिल होगा हर तरह के गुड्स, जिसमें प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी आ रही होंगी। हर तरह की मूवेबल गुड्स जो हैं वो इसमें आ रही होंगी। कौन सी आ रही होंगी, हर तरह की मूवेबल गुड्स जो हैं वो इसमें आ रही होंगी, अदर देन कौन कौन सी, मनी, एक्शनेबल क्लेम, शेयर्स एंड सिक्योरिटी। मतलब हर मूवेबल गुड्स जो हैं, मतलब गाड़ी, पंखा, बिजली, ये लाइटें शाइटें, ये सारी क्या हैं, गुड्स हैं। एक्सेप्ट कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो गुड्स नहीं हैं, वो हैं हमारे पास एक्शनेबल क्लेम्स, स्टॉक, शेयर्स, मनी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। इनके अलावा हर चीज़ जो है वो हमारी क्या होती है, गुड्स ही ट्रीट हो रही होती है। आप कभी बैंक पे गए हैं, बैंक से 1000 रुपये विड्रॉ करवाया है, बैंक ने कहा ठीक है 1000 रुपया दूंगा, 60 GST लूँगा, नहीं। आप शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, कभी ऐसा हुआ है, नहीं। तो ये गुड्स में नहीं आती। जब ये गुड्स की डेफिनेशन को नहीं फुलफिल कर रही होती तो इनके ऊपर कोई किसी किस्म का GST भी चार्ज नहीं हो रहा होता। गॉट इट। फिर आते हैं हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब रिमेंबर, गुड्स में हम सिर्फ किसकी बात कर रहे होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे होते हैं। जो हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो कभी भी गुड्स में नहीं आ रही होती। लैंड पे बेचने के ऊपर सेल्स टैक्स वगैरह नहीं है, प्लॉट बेचने के ऊपर सेल्स टैक्स वगैरह जो है वो नहीं है, वो इसमें नहीं आ रहा होता। ठीक है। और एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, ये वो क्लेम्स हैं जो हम फ्यूचर में कर लेंगे, क्या है, मुस्तकबिल में कर लेंगे, अभी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग आज जाते हैं, आप 10,000 की शॉपिंग करते हैं, आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट कूपन दिया जाता है, आप कूपन लेके आ जाते हैं। कूपन पर लिखा होता है कि आप अगर दोबारा आए और दोबारा आपने 10,000 रुपये की शॉपिंग की
ये कूपन दिखाइएगा, हम आपको इतने का डिस्काउंट दे देंगे। क्या डिस्काउंट मिल गया? व्हाट इफ़ आप शॉपिंग ना करें, या व्हाट इफ़ शॉपिंग करने जाएं इतने की शॉपिंग ना हो, तो अभी तक उसके ऊपर तो एक्शन हुआ ही नहीं है, वेग है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जो डिस्काउंट कूपन वगैरह होते हैं वो भी हमारा क्या होते हैं, एक्शनेबल क्लेम है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। ये डिस्काउंट कूपन वगैरह के ऊपर सेल्स टैक्स कोई चार्ज हम नहीं कर रहे होते। जैसे इसमें प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह हो गए, ये सारे इसमें आ रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल पढ़ लें ज़रा आप एक्शनेबल क्लेम की। ये पास पेपर में आई भी हुई है, न्यूमेरिकल 2015 का मेरे ख्याल से है, उसमें ये पॉइंट टेस्टेड भी है। एग्जाम्पल से देख लो ज़रा। आप लोगों का टेस्ट है सी लो का? क्लास नहीं है? क्लास भी है? समझ आई इसकी? एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? तो रिमेंबर, जो चीज़ गुड्स की डेफिनेशन को फुलफिल कर रही होगी हम क्या करेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। जो नहीं करेगी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। फिर गुड्स में टाइप है, टैक्सेबल गुड्स भी होती हैं, एग्जाम्ड गुड्स भी होती हैं। टैक्सेबल गुड्स वो है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, एग्जाम्ड गुड्स वो है जो 6 स्केड्यूल में मेंशन है और उसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं लगा रहे होते। ये हम जाके आगे तफसील में पढ़ेंगे क्या होती हैं और क्या नहीं होती। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, आज के लिए वाइंड अप करते हैं। खुदा के लिए इसको कंप्लीट करके आइएगा, बिकॉज कल जो है, कल हम आगे डिस्मूव करेंगे और आई गेस कल के दिन में हम प्रोबेबली डेफिनेशंस को जो है वो एंड कर रहे होंगे, क्या होती हैं क्या नहीं होती, जिसमें कल हमारे पास कुछ स्लाइटली इम्पोर्टेंट है। और यस, कल हम मोस्ट प्रोबेबली अपनी सेल्स टैक्स डेफिनेशंस जो हैं वो ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, डेफिनेशंस वाइंड अप हो जाएंगी कल, तो गालिबन थर्सडे या फ्राइडे को सेल्स टैक्स डेफिनेशन का टेस्ट होगा। नोट्स